हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की बुक्स 6 to 10 और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच चुके हैं आज के इस वीडियो में, जो कि है क्लास 10th की जियोग्राफी का। और उसका है ये अध्याय 5, जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। हेबन अपने पिता के साथ दूर के गांव में गुवाहाटी से आया है। वह लोगों को घरों वह लोगों को घरों जैसी अजीब चीजों में जाते देखता है जो सड़क पर चलती है। वह एक रसोई को भी बहुत से घरों के साथ जाते देखता है। वह आश्चर्य से अपने पिता से पूछता है, पिताजी, हमारा घर इस प्रकार क्यों नहीं चलता जैसा कि इनके उसने गुवाहाटी में देखा। उसके पिता ने बताया, यह घर नहीं है, ये बसें वह गाड़ियां हैं जिन हमारे घरों की तरह ये ईंटों व पत्थरों से नहीं बनी है। इन्हें बनाने में लोहा, एल्यूमीनियम जैसी धातुओं का प्रयोग किया गया है। यह अपने आप नहीं चलते, ये इंजन द्वारा चालित होते हैं और इंजन को चलाने के लिए ऊर्जा ही चाहिए। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में धातु से बनी विभिन्न वस्तुओं का उपयोग करते हैं। क्या आप अपने घर में प्रयोग किए जाने वाले धातु से बनी चीजों की सूची बना सकते हैं? ये धातु कहाँ से आती है? आपने पढ़ा है कि भूपर्पटी पृथ्वी की ऊपरी परत विभिन्न खनिजों से के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है। इन खनिजों का प्रयुक्त उपयुक्त शोधन करने की ही धातुएं निकलती जाती हैं। खनिज हमारे जीवन के लिए अति अनिवार्य भाग है। लगभग हर चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक या सिर्फ एक बड़ा जहाज आदि, सभी खनिजों से बने हैं। रेलवे लाइन और सड़कों के पत्थर, हमारे औजार तथा मशीनें सभी खनिजों से बने हैं। कारें, बसें, रेल लाइन, हवाई जहाज सभी खनिजों से निर्मित हैं और धरती से प्राप्त ऊर्जा के संसाधन द्वारा चलते हैं। यहाँ तक कि भोजन को भी खनिज होते हैं जिससे हम खाते हैं। मनुष्य ने विकास की सभी अवस्थाओं में अपनी जीविका तथा सजावट, त्योहारों व धार्मिक अनुष्ठानों के लिए खनिजों का प्रयोग किया है। खनिज व दंत मंजन से एक उज्जवल मुस्कान। दंत मंजन हमारे दांत साफ करते हैं। कुछ आकर्षक अपघर्षक खनिज जैसे सिलिका, चूना पत्थर, एल्यूमीनियम ऑक्साइड और विभिन्न फास्फेट खनिज स्वच्छता में मदद करते हैं। फ्लोराइड जो दांतों को गलने से रोकता है, फ्लोराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है। अधिकतर दंत मंजन टिटनेस ऑक्साइड से सफेद बनाए जाते हैं, क्यों? जो कि ब्यूटाइल इम्नेमाइट एनाटेड नामक खनिजों से प्राप्त होते हैं। कुछ दंतमंजन जो चमक प्रदान करते हैं, उसका कारण अभ्रक है। टूथब्रश व पेस्ट की ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक की बनी होती है। अब ये बताने कि ये खनिज कहाँ पाए जाते हैं। सभी संजीव वस्तुओं को खनिजों की आवश्यकता होती है। खनिजों के बिना जीवन प्रक्रिया नहीं चल सकती। यद्यपि हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का केवल 0.3% भाग ही खनिज है, तथापि यह इससे इतने महत्वपूर्ण और गुणकारी हैं कि इनके बिना हम 99.7% भोजन उपयोगों का इस्तेमाल करने में असमर्थ हैं। अब है कि खनिज क्या है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान रूप तत्व है जिसका एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति के अनेक रूपों में पाए जाते हैं। इसमें कठोर हीरा व नरम चूना तक शामिल है। खनिज इतने विविध क्यों हैं? आप चट्टानों के विषय में पढ़ने
पहले ही पढ़ चुके हैं, चट्टानें खनिजों के समरूप तत्वों में के औद्योगिक हैं। कुछ चट्टानें जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी है, लेकिन अधिकतर चट्टानें विविध विभिन्न अनुपातों के अनेक खनिजों का योग है। यद्यपि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिजों की बहुतायत है। एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्व का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक व रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व व विविध क्रिस्टलीय पाए जाते हैं। भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। फिर है भूगोलविदों व वैज्ञानिकों द्वारा खनिजों का अध्ययन। भूगोलविद स्थल आकृति की बेहद तर जानकारी हेतु खनिजों का अध्ययन भूपृष्ठ के एक अंश के रूप में करते हैं। भूगोलवेत्ता खनिज संसाधनों के वितरण व खनिजों के संबंधित आर्थिक क्रियाओं में ज्यादा रुचि लेते हैं, परंतु एक भूवैज्ञानिक खनिजों का निर्माण प्रक्रिया, उनकी आयु व खनिजों के भौतिक व रासायनिक संगठन से संबंधित विषयों की जानकारी रखते हैं। सामान्य वह वाणिज्यिक व्यापारिक उद्देश्य हेतु खनिजों के निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। इस चित्र में आप ये खनिजों का वर्गीकरण देख सकते हैं और ऊपर दिए गया वर्गीकरण भी हम देख लेते हैं। ये है खनिजों का वर्गीकरण। ये है खनिज। खनिज कितने में बांटा जाता है? धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। धात्विक में आते हैं लोहा धातु, जिसमें लोहे का अंश हो, जैसे लोह, अयस्क, मैग्नीज, निकल व कोबाल्ट। फिर होती अलोह, जिसमें लोहा नहीं हो, यानी कि तांबा, सीसा, जस्ता व बॉक्साइड आदि। फिर है बहुमूल्य खनिज, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। फिर आते हैं अधात्विक, जैसे अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूना, चूना चूना पत्थर, संगमर तथा बलुआ पत्थर। फिर आता है ऊर्जा संसाधन, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हो गई। खनिजों की उपलब्धता। खनिज कहाँ पाए जाते हैं? सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। किसी भी खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों का मिश्रण या संचय हेतु अयस्क शब्द का प्रयोग होता है। खनिज का आर्थिक महत्व भी है। जब अयस्क में खनिज का संचय पर्याप्त मात्रा में हो, खनिज के खनन की सुविधा इसके निर्माण का व संरचना पर निर्भर है। खनिज सुविधाएं इसके मूल्य को निर्धारित करती हैं। अतः हमारे लिए मुख्य सेल समूहों की को समझना अत्यंत आवश्यक है, जिसमें ये खनिज पाए जाते हैं। खनिज प्राय निम्न सेल वस्तुओं में पाए जाते हैं। पहला है आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, अपभ्रंशों व विद्रोह में मिलते हैं। छोटे जीवा जमाव सिराओं के रूप में और बृहद जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। इसका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल तथा गैसीय अवस्था में दरारों से बाहर भूपृष्ठ पर तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। ऊपर आते हुए ठंडे होकर जम जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि इसी तरह सिराओं या व जमाओं के रूप में प्राप्त होते हैं। अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज स्वतंत्रों परतों में पाए जाते हैं। इसका निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेपण, संचय व जमाव का परिणाम है। कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के लौह अयस्कों का निर्माण लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा व दबाव का परिणाम है। अवसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी में खनिजों में जिप्सम, पोटास, नमक व सोडियम सम्मिलित है। इसका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। फिर है खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपवर्तन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार होता है। फिर है पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में की भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। ये निक्षेप
प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। इसमें प्राय ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते। इन खनिजों में सोना, चांदी, टिन व प्लेटिनम प्रमुख हैं। महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश के व्यापक रूप में विस्तारित होने के कारण इनकी आर्थिक सार्थकता कम है। फिर भी सामान्य नमक, मैग्नीशियम और तथा ब्रोमाइड ज्यादातर समुद्री जल से ही प्रग्रहित होते हैं। महासागरीय तली में मैग्नीज ग्रंथिकाओं में धनी है। एक रोचक तथ्य, रेट हॉल खनन। क्या आप जानते हैं कि भारत के अधिकांश खनन राष्ट्रीयकृत है और इनका निष्कर्षण सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव है। किंतु उत्तर पूर्वी भारत में अधिकांश जनजातीय क्षेत्र में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत या समुदायों के पास को प्राप्त है। मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर व डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। जुवाई और चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे और रेट हॉल खनन कहते हैं। नेशनल ग्रीक ट्रिब्यूनल ने इस क्रियाकलापों को अवैध घोषित किया है और सलाह दी है कि इसे तुरंत रोक दिया जाना चाहिए। और अच्छे और भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों में सौभाग्यशाली है। यद्यपि इसका वितरण असमान है और मोटे तौर पर प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयला, धात्विक खनिज, अभ्रक व अन्य अनेक धात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार संचित हैं। प्रायद्वीप में पश्चिमी और पूर्वी पार्श्वों पर गुजरात और असम की तलहटी चट्टानों में अधिकांश खनिज तेल निक्षेप पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय शैलक्रम के साथ राजस्थान के अनेक अलोह खनिज पाए जाते हैं। उत्तरी भारत में विस्तृत जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिज के लिए लगभग विहीन है। खनिजों से लगभग विहीन है। यह विभिन्न खनिजों की संरचना में अंतर्गत भूगर्भिक संरचना प्रक्रियाओं के समय के कारण है। आइए अब हम भारत में कुछ प्रमुख खनिजों के विवरण का अध्ययन करें। सदैव स्मरण रखें कि अयस्क में खनिज का साधारण उत्खनन की सुगमता और बाजार की निकटता किसी संचय की आर्थिक जीवंतता को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः अंत मांग की पूर्ति के लिए अनेक संभव विकल्पों में से चयन करना पड़ता है। ऐसे हो जाने के बाद एक खनिज निक्षेप अथवा भंडार खदान में परिवर्तित हो जाता है। फिर है अपना लौह खनिज। लौह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करते हैं। यह धातु शोधन उद्योगों के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत अपनी घरेलू मांग और को पूरा करने के पश्चात बड़ी मात्रा में धात्विक खनिजों को निर्यात करता है। फिर है अपना लौह अयस्क। लौह अयस्क का आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है। भारत में लौह अयस्क विलुप्त संसाधन विद्यमान है और विपुल संसाधन विद्यमान है। भारत उच्च कोटि के लोहांश युक्त लौह अयस्क के में धनी है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है, जिसमें 70% अधिकांश लोहा पाया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी है। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है, जिसका अधिकतम मात्रा में उपयोग हुआ है, किंतु इसमें लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है। इसमें लोहांश 50 से 60% तक पाया जाता है। भारत में लौह अयस्क की पट्टियां हैं, जिसमें तो इससे पहले देखें कि ये चित्र था जिसमें लौह अयस्क उत्पादन में राज्यों का अंश, हर किस राज्य का कितना अंश है वो। और क्या आप जानते हैं कि कन्नड़ भाषा में कुद्रे शब्द का अर्थ है घोड़ा और कर्नाटक के पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी घोड़े के मुख के मिलती जुलती है। बेलाडीन
ला की पहाड़ियां बैल के डील से मिलती जुलती हैं, जिसके कारण इनका नाम पड़ा। फिर है भारत में लौह अयस्क की पट्टियां, उड़ीसा, झारखंड, पेटी। उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज व केंदुरुझन जिले में बादाम पहाड़ खदानों से निकला जाता है। इसी के संदिग्ध झारखंड में सिंहभूम जिले में गुआ व नोआमुंडी के हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी, यह पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्य में अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोटियों का हेमेटाइट पाया जाता है, जिसमें इस गुण के लोह के 14 जमाव मिलते हैं। इसमें इस्पात बनाने में आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान है। इन खदानों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम पतन के में से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। फिर है बल्लारी, चित्रदुर्ग, चक्कू, मंगलूर, तुमकुट पेटी। कर्नाटक की इस पेटी में लौह अयस्क की वृहद राशि संचित है। कर्नाटक में पश्चिमी घाट में अवस्थित कुद्रेमुख की खाने 100% निर्यात इकाई है। कुद्रेमुख निरपेक्ष संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माने जाते हैं। लौह अयस्क करदम रूप में पाइपलाइन द्वारा मंगलूर के निकट एक पतन द्वारा भेजा जाता है। महाराष्ट्र गोवा पेटी, यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। यद्यपि यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है, तथापि इसका दक्षता से दोहन किया जाता है। मरमांगाओं पतन के से इसका निर्यात किया जाता है। फिर है अपना मैग्नीज। मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात में विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने के लिए 10 किग्रा मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इस प्रकार इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाइयों और पेंट बनाने में किया जाता है। ये है मैग्नीज उत्पादन राज्यों का अंश। ये है भारत, और संपूर्ण भारत में कहाँ कहाँ महत्वपूर्ण कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो यहाँ उनके चिन्ह दिए हुए हैं। लौह अयस्क क्षेत्र, लौह अयस्क खाने, लौह अयस्क निर्यात पतन, और मैग्नीज, बॉक्साइट और अभ्रक। इनके अन्य अलग अलग क्षेत्र मानचित्र में दर्शाए गए हैं। फिर है भारत में उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वर्ष 2000 से 2001 में देश के कुल उत्पादन का 1/3 भाग यहाँ से प्राप्त हुआ। फिर है अलोह खनिज। भारत में अलोह खनिजों की संचित राशि व उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है। यद्यपि ये खनिज हमारे तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना आते हैं। धातु शोधन, इंजीनियरिंग व विविध विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए हम तांबा बॉक्साइट का वितरण समझें। भारत तांबे में देखते हैं। भारत में तांबे के भंडार व उत्पादन क्रांतिक रूप से न्यून है। धात्ववर्धन, तन्य और ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश का लगभग 52% ताम्र उत्पन्न करती हैं। झारखंड का सिंहभूम जिला भी तांबे का प्रमुख उत्पादक है। राजस्थान की खेतड़ी खदानें भी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। फिर आता है बॉक्साइट। यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्यूमीनियम पाया जाता है, परंतु इससे अधिक एल्यूमिना क्ले जैसे देखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त होते हैं। बॉक्साइट निक्षेपों की संरचना एल्यूमीनियम सिलिकेट के संवर्धन व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों से विघट से होती है। एल्यूमीनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसे शक्ति से साथ साथ अत्यधिक हल्का व सुचालक भी होता है। इससे अत्यधिक घातीवर्धनता भी पाई जाती है। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक, पठार
मैकाल पहाड़ी तथा बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। यह है बॉक्साइट के उत्पादन में राज्यों का अंश प्रतिशत में यहाँ दर्शाया गया है। मलजखड़ में तांबे का खदान ये दिखाया गया है। फिर है उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है और 2016-17 में यहाँ कोरापुट जिले में पंचर माली निक्षेप राज्य में सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप है। एक रोचक तथ्य में देखें तो एल्यूमीनियम की खोज के बाद सम्राट नेपोलियन तृतीय अपने कपड़ों पर एल्यूमीनियम से बने हुक व बटन पहनना था तथा अपने खास मेहमानों को एल्यूमीनियम से बने बर्तनों में भोजन कराता था तथा आम मेहमानों को सोने व चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा जाता था। इस घटना से 30 वर्ष बाद पेरिस में भिखारियों के पास एल्यूमीनियम के बर्तन एक आम बात थी। फिर है अधात्विक खनिज, इसमें आता है अभ्रक। अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों अथवा पत्रक क्रम में पाया जाता है। इसका चादरों में विपाटन आसानी से होता है। यह परतें अब इतनी महीन हो सकती हैं कि इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित तो हो सकती हैं। अभ्रक एक पारदर्शी काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का हो सकता है। इसकी सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक विस्वाहक के रूप में उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधकता के कारण अभ्रक विश्व का इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाला अपरिहार्य खनिज में से एक है। अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर के एक उत्तरी पठारी किनारे पर पाए जाते हैं। बिहार, झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग में पेटी अग्रणी उत्पादक है। राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के पास आसपास है। आंध्र प्रदेश की नेल्लोर अभ्रक पेटी भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है। चट्टानी खनिज, चूना पत्थर। चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बने चट्टानों में पाया जाता है। यह अधिकांशतः अधिक अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है और लौह प्रगलन की भट्टियों के लिए अनिवार्य होता है। यह है चूना पत्थर के उत्पादों के राज्यों का अंश। खनन को घातक उद्योग बनने से रोकने के लिए दृढ़ सुरक्षा विनियम पर्यावरणीय कानूनों का क्रियान्वयन आवश्यक है। ये है खनन के जोखिम और खतरे। क्या आपको कभी खनिजों द्वारा अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में सोचा है? खनन का खनिकों के स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? खदानों में काम करने वाले श्रमिक लगातार धूल व हानिकारक धुएं में सांस लेते हुए फेफड़ों संबंधी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। खदानों की छतों से गिरते सैलाब आने, जल प्रवृत्त होना, कोयले की खदानों में आग लगने आदि खतरे खदान श्रमिकों के लिए स्थायी हैं। खदान क्षेत्रों में खनन के कारण जल स्रोत संदूषित हो जाते हैं। अवशिष्ट पदार्थों का खनिज तरल के मलबे के खता लगने से भूमि पर मिट्टी का अवक्षेप होता है और सरिताओं का, नदियों का प्रदूषण बढ़ता है। ये एक खनन क्षेत्र में धूल उठने वाले वायु प्रदूषण का चित्र दर्शाया गया है और ये अन्य न्यूज यहाँ पे दी गई है। फिर है अगला टॉपिक, खनिजों का संरक्षण। हम सभी को उद्योगों और कृषि की खनिज अपेक्षाओं और उससे विनियमित पदार्थों पर भारी निर्भरता सुप्रक्षित है। खनन योग्य निक्षेप की कुल राशि असार्थक अंश है, अर्थात भूप्रपट्टी का 1%। जिस खनिज उत्पादों के निर्माण व सांद्रण में लाखों वर्ष लगे हैं, हम उनका शीघ्रता से उपयोग कर रहे हैं। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रिया इतनी धीमी है कि इनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में इनके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है। इसलिए खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीनीकरण योग्य है।
समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश की अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति हैं, लेकिन ये अल्पजीवी अयस्कों के सतत उत्खनन से लागत बढ़ती है, क्योंकि खनिजों के उत्खनन की गहराई बढ़ाने के साथ इनकी गुणवत्ता घटती है। आपने खनिजों को सुनियोजित तथा सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल युक्त प्रयास करना होगा। निम्न कोटियों के अयस्कों का कम लागत का उपयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का सतत विकास करते रहना होगा। धातुओं का पुनर्चक्रण, रद्दी धातुओं का उपयोग तथा अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग हमारे भविष्य में हमारे खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय हैं। फिर है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। खाना पकाना, रोशनी तथा वह ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन तथा उद्योगों में मशीनों को संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम तथा विद्युत से किया जाता है। ऊर्जा उद्योगों, ऊर्जा संसाधनों और परंपरागत व गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परंपरागत संसाधनों में लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत, दोनों जल विद्युत तथा ताप विद्युत सम्मिलित है। गैर परंपरागत स्रोतों में साधनों में है सौर, पवन, ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा सम्मिलित किए जाते हैं। ग्रामीण भारत में लकड़ी व उपले बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण घरों में आवश्यक ऊर्जा का 70% से अधिक इन दोनों साधनों से प्राप्त होता है, लेकिन अब घटते वन क्षेत्र के कारण इनका उपयोग करते रहना कठिन होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त उपलों का उपयोग भी हतोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि इससे सर्वाधिक मूल्यवान खाद्य का उपयोग होता है, जिससे कृषि के उपयोग में किया जा सकता है। फिर है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, फिर उसमें है कोयला। भारत में कोयला बहुतायत में पाया जाता है और पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन तथा उद्योगों और घरेलू जरूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुख्यतः कोयले पर निर्भर है। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि कोयला का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों पर संपीड़ित से हुआ है, इसलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय से लगातार के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। दलदलों के क्षय होने पादपों की स्पीट उत्पन्न होता है, जिससे कम कार्बन, नमी की उच्च मात्रा व निम्न ताप क्षमता होती है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है और यह मुलायम होने के साथ साथ अधिक, यह है भारत में परंपरागत ऊर्जा के लिए स्रोत के लिए एक मानचित्र, जिसमें ये अलग अलग कोयला क्षेत्र और कोयला, तेल और मुख्य प्राकृतिक गैस और एचवीजे प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के बारे में मानचित्र के हिसाब से समझाया गया है। तो न्यून नमी युक्त होते हैं। लिग्नाइट के मुख्य भंडार तमिलनाडु के नेवेली में मिलते हैं और विद्युत उत्पादन के प्रयोग किए जाते हैं। गहराई में दबे तथा अत्यधिक ताप से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहते हैं। वाणिज्यिक प्रयोग से यह सर्वाधिक लोकप्रिय है। धातु शोधन में उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का उपयोग किया जाता है, जिसका लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है। एंथ्रासाइट सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला है। भारत में कोयला दो प्रमुख भूगर्भिक युगों के शैल क्रम में पाया जाता है। एक है गोंडवाना, जिसकी आयु 200 लाख वर्ष पहले कुछ अधिक है, और दूसरा है टर्शियर निक्षेप, जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराना है। गोंडवाना कोयले को धातु शोधन कोयला है के प्रमुख संसाधन दो मोदर घाटी, पश्चिम बंगाल व उत्तराखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है, जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। गोदावरी महानदी, सोन व वर्धा नदी घाटियों में भी कोयले के जमाव पाए जाते हैं। फिर है टर्शियर
कोयला क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड में पाया जाता है। यह स्मरण रहे कि कोयला स्थूल पदार्थ है जिसका प्रयोग करके हम करने पर भार घटता है, क्योंकि यह राख में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण भारी उद्योगों तथा ताप विद्युत गृह कोयला क्षेत्रों अथवा इसके निकट की स्थापित करने किए जाते हैं। फिर है पेट्रोलियम। भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा रूप प्रमुख साधन पेट्रोलियम या खनिज तेल है। यह ताप व प्रकाश के लिए ईंधन, मशीनों को स्नेहक और इसके विनिर्माण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। तेल शोधनशालाएं, संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक तथा असंख्य रासायनिक उद्योगों में एक नोडीय बिंदु का काम करती हैं। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्शियरी युग की शैल संरचनाओं में अपन व भ्रंश टैप में पाई जाती हैं। वलय, अनपति और गुंबदों वाले प्रदेशों में यह वहां पाया जाता है जहां अध्वलय में शीर्ष में तेल टैप हुआ होता है। तेल धारक परत सरंद चूना पत्थर या बालू पत्थर होता है जिसमें से तेल प्रवाहित हो सकता है। मध्यवर्ती असरंद परतें तेल को ऊपर उठने से व नीचे रिसने से रोकती हैं। पेट्रोलियम सरंद और असरंद हर चट्टानों के बीच भ्रंश ट्रैप में बीच में भी पाया जाता है। प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है। भारत में मुंबई, हाई, गुजरात और असम प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देश हैं। भारत में मानचित्र में 3 प्रमुख अपतटीय तेल क्षेत्र चिन्हित करें। अलकेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। डिंगबोई, नहरकटिया और मोरन हुंगरीज एक राज्य में महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है जो पेट्रोलियम के साथ अथवा अलग ही पाया जाता है। इसे ऊर्जा के एक साधन के रूप में तथा पेट्रो रसायन उद्योग के एक औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल माना जाता है, इसलिए यह वर्तमान शताब्दी का ईंधन है। कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोजे गए हैं। पश्चिमी तट के साथ मुंबई, हाई और सनिध्य क्षेत्रों में खंबात की खाड़ी में पाए जाने वाले तेल क्षेत्र संप्रति करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और बेसिन को पश्चिमी व उत्तरी भारत में उर्वरक, विद्युत व अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ती है। इन धमनियों ने भारत के गैस उत्पाद को संवेग मिला है। ऊर्जा व उर्वरक उद्योग प्राकृतिक गैस के प्रमुख प्रयोक्ता हैं। गाड़ियों में तरल ईंधन का संपीड़न प्राकृतिक गैस के में प्रतिस्थापन देश में लोकप्रिय हो रहा है। यह है ऊर्जा संसाधन के बारे में एक मानचित्र के रूप में समझाया गया, जिसमें ये चिन्ह दिखाता है आणविक और ये है तापिक ऊर्जा संयंत्र कहाँ कहाँ स्थित है। वो इस मानचित्र में आप ऊपर से लेके नीचे तक अलग अलग स्थान देख सकते हैं। फिर है अपना विद्युत। आधुनिक विश्व में विद्युत के अनुप्रयोग सबसे ज्यादा विस्तृत हैं। इसके प्रति व्यक्ति उपयोग को विकास का सूचकांक माना जाता है। विद्युत मुख्यतः 2 प्रकार से उत्पन्न की जाती है। पहला है प्रभावी जल से, जो हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न करता है। दूसरा है अन्य ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद विद्युत एक जैसी ही होती है। तेज बहते जल से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है जो एक नवीनीकरण योग्य संसाधन है। भारत में
अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जैसे भाखड़ा नागल दामोदर घाटी कॉरपोरेशन और कोपिली हाइड्रियल परियोजना आदि। ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती हैं। ताप विद्युत गृह अनवीनीकरण योग्य जीवाश्म ईंधन का उपयोग कर विद्युत उत्पन्न करते हैं। फिर है अपने गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन। ऊर्जा के बढ़ते उपयोग ने देश को कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक निर्भर करना कर दिया है। गैस व तेल की बढ़ती कीमतों तथा अपनी संभाव्य कमी ने भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा के प्रति अनिश्चितताएं उत्पन्न कर दी हैं। इसके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर भी गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त जीवाश्म ईंधनों का उपयोग गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न करता है। अतः नवीनीकरण योग्य ऊर्जा संसाधन जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा और अवशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा के उपयोग की बहुत जरूरत है। यह ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कहलाते हैं। भारत धूप, जल तथा जीव भार संसाधनों से समृद्ध है। भारत में नवीनीकरण योग्य ऊर्जा संसाधनों के विकास हेतु बृहद कार्यक्रम भी बनाए गए हैं। यह परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा, फिर परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा में है। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त होती है। यह एक जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो ऊष्मा के रूप में काफी ऊर्जा विमुक्त होती है और इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम को झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में पाए जाते हैं का प्रयोग परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है। केरल में मिलने वाले मैनाजाइट रेत में भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है। फिर है सौर ऊर्जा। भारत का उष्ण कटिबंधीय देश है। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावना है। फोटोवोल्टिक औद्योगिक वाला धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। भारत में ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। कुछ बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए जा रहे हैं। ऐसी अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा के उपयोग से ग्रामीण घरों में उपलों तथा लकड़ी का पर निर्भरता को न्यूनतम किया जा सकेगा। फलस्वरूप यह पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा और कृषि में भी खाद्य की आपूर्ति पर्याप्त होगी। फिर है पवन ऊर्जा। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन की महान संभावनाएं है। भारत में पवन ऊर्जा फार्म के विशालतम पेटी तमिलनाडु के नागरकोइल में मदुरई तक अवस्थित है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप में भी विभिन्न पवन ऊर्जा फार्म है। नागरकोइल और जैसलमेर देश के पवन ऊर्जा में प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। फिर है बायोगैस। बायोगैस में है ग्रामीण इलाकों में झाड़ियां, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपयोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती हैं। जैविक पदार्थों के अपघट्य से गैस उत्पन्न होती हैं जिसकी तापीय क्षमता मिट्टी के तेल, उपलों व चारकोल की अपेक्षा अधिक होती है। बायोगैस संयंत्र नगर पालिका, सहकारिता तथा निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। ये किसानों को दो प्रकार से लाभान्वित करते हैं, एक ऊर्जा के रूप में और दूसरा उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में। बायोगैस अब तक पशुओं के गोबर का प्रयोग करने में सबसे दक्ष है। यह उर्वरक की गुणवत्ता को बढ़ाता है और उपलों और लकड़ी को जलाने से होने वाले वृक्षों के नुकसान को रोकता है। फिर अगली है ज्वारीय ऊर्जा। महासागरीय तंत्रों तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। संकरी खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वारा बनाए कर बांध बनाए जाते हैं। उच्च
ज्वार में एक संकरी खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतर भर जाता है और द्वार बंद होने पर बांध में ही रह जाता है। बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है, जो इसे ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाते हैं। भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा पश्चिमी तट पर गुजरात में और पश्चिम बंगाल में सुंदर वन क्षेत्र, गंगा के डेल्टा में ज्वारी तरंगों के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं उपस्थित है। फिर है अपनी भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के आंतरिक भागों में ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में होती है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी प्रगामी दृढ़ से तप्त होती जाती है। जहां भी भूतापीय प्रवणता अधिक होती है, वहां उथली गहराइयों पर भी अधिक तापमान पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल चट्टानों से ऊष्मा का अवशोषण कर तप्त हो जाता है। यह इतना तप्त होता होता हो जाता है कि यह पृथ्वी की सतह की ओर उठता है और तो यह भाप में परिवर्तित हो जाता है। इसी भाप का उपयोग टरबाइन को चलाने और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। भारत में सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे हैं जिनका विद्युत उत्पादन के में प्रयोग किया जा सकता है। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में दो प्रगत परियोजनाएं शुरू की गई हैं। एक हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण के निकट पार्वती घाटी में स्थित तथा दूसरा लद्दाख में पुंगा घाटी में स्थित है। फिर अपना अगला आता है ऊर्जा संसाधन का संरक्षण। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा का आधारभूत आवश्यकता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर, कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य एवं घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्रियान्वित आर्थिक विकास की योजनाओं को चालू रखने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा में आवश्यकता थी। फलस्वरूप पूरे देश में ऊर्जा के सभी प्रकारों का उपयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस पृष्ठभूमि में ऊर्जा के विकास के सतत पोषणीय मार्ग के विकसित करने की तुरंत आवश्यकता है। ऊर्जा संरक्षण की पदोन्नति और नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों का बढ़ता प्रयोग सतत पोषणीय ऊर्जा के दो आधार हैं। वर्तमान में भारत विश्व के अल्पतम ऊर्जा दक्ष देशों में गिना जाता है। हमें ऊर्जा के सीमित संसाधनों के न्याय संगत उपयोग के लिए सावधानीपूर्ण उपागम अपनाना होगा। उदाहरण अर्थ एक जागरूक नागरिक के रूप में हम यातायात के लिए निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का उपयोग करके, जब उपयोग न हो रही हो बिजली बंद करके विद्युत बचत करने में अपने करने वाले उपकरणों के प्रयोग से तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के प्रयोग से हम अपना छोटा योगदान दे सकते हैं। आखिर ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। हम मिलेंगे इसी बुक के नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ते हुए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।